फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या स्टडी करेंगे? एनवायरमेंटल इश्यूज कि भाई हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम कैसे कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम इनको कंसेप्ट वाइज लेते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है पोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा पोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो पोल्यूशन एक्चुअली देखिए, एक पॉइंट याद रखिए यहां पर, अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल इंक्रीज इन, क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में अनडिजायरेबल इंक्रीज हो जाए या चेंज हो जाए, अनडिजायरेबल इंक्रीज या चेंज इन फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स और characteristics of air, land and water. Undesirable change in physical, chemical and biological characteristics of, अगर हम एयर की बात करेंगे बेटा तो एयर पोल्यूशन, एयर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? एयर पोल्यूशन। सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, और वाटर की बात करेंगे तो वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होता है पोल्यूशन? तो पोल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन आपके पास है कि अनडिजायरेबल इंक्रीज और चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट। इन सभी को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं हम? एनवायरमेंट। तो हम क्या बोल देंगे इसको? पोल्यूशन। ठीक है, और बेटा वो एजेंट जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, क्या बताया है? वो एजेंट्स जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनको ना हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल्यूटेंट्स। एजेंट्स कॉजिंग पोल्यूशन, एजेंट्स कॉजिंग पोल्यूशन आर नोन एज पोल्यूटेंट्स। तो बेटा ये पोल्यूटेंट्स अब है, हमने बताया था, उन्हीं को ही उसी आधार पर बोल देंगे। अगर एयर में तो एयर पोल्यूटेंट, सॉइल में सॉइल पोल्यूटेंट और वाटर में वाटर पोल्यूटेंट। ये पोल्यूटेंट कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और ये बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में, ध्यान रखना बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और to improve the quality of the environment, ठीक है। अब एनवायरमेंट में क्वालिटी, तो बेटा एनवायरमेंट की क्वालिटी में क्या क्या है? यही है। और एनवायरमेंट में अभी अभी हमने क्या बताया था? एयर है, सॉइल है और वाटर है। तो इनकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1986 में एक एक्ट बनाया और वो था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या था वो? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये क्वेश्चन बेटा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन 1986। क्लियर है? दोबारा से एक बार फिर सुन लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 1986 में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया। ठीक है, अब हम देखते हैं इन पोल्यूशंस को। एयर में है तो एयर, सॉइल में है तो सॉइल, वाटर में है तो वाटर पोल्यूशन को हम बारी बारी स्टडी करते हैं, कैसे कैसे ये एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन होता है, और इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टडी करेंगे अब ये। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, सेम बात है बेटा, अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज किसमें, इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ air, then it will be air pollution। क्लियर है? ओके, और ये एडवर्स इफेक्ट डालती है ह्यूमन पर, एयर पोल्यूशन। चलिए बेटा, अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, भाई एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कारण क्या हैं जिससे एयर पोल्यूशन है वो बढ़ता है। ठीक है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, आपको पता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर से जो स्मोक आती है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। वोल्केनिक इरप्शन से, वोल्केनिक इरप्शन से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर, वोल्केनिक इरप्शन और डीकम्पोजिशन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट और गार्बेजेस, इनसे भी क्या होता है बेटा, एयर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, डीकम्पोजिशन के दौरान कुछ हार्मफुल गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज हैं वो रिलीज होती हैं। समझ में आई बात? इसलिए डीकम्पोजिशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। और यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल, देखिए अनलेडेड जो पेट्रोल होते हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हार्मफुल होता है, क्योंकि ये जो अपने ऑटोमोबाइल्स होते हैं उनमें एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है साइलेंसर में, जो क्या करता है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो अनलेडेड पेट्रोल है उस डिवाइस को कोरोड कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल्स और फ्यूल्स से भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, और जो स्मोक होती है थर्मल पावर प्लांट से, स्मेल्टर से, थर्मल पावर प्लांट से, स्मेल्टर से, वो भी एयर पोल्यूशन को प्रोमोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी नाइट्रोजन कंटेनिंग गैसेज निकलती हैं जो हार्मफुल होती हैं। चलिए अब हम स्टडी करते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वो एजेंट्स जो एयर में पोल्यूशन कॉज करते हैं। ठीक है ना, तो एयर पोल्यूटेंट्स क्या हैं, वो एजेंट जो एयर में पोल्यूशन कॉज करते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं और ये केमिकल भी एजेंट हो सकते हैं। चलिए तो इनमें से कुछ हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे एक आता है पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट।
तो बेटा पार्टिकुलेट जो पोल्यूटेंट होते हैं ये क्या होते हैं? वो पोल्यूटेंट्स आइदर सस्पेंडेड इन द एयर, सस्पेंडेड के लिए हम बोल देंगे SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जैसे मेटालिक पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, सूट्स, मेटालिक पार्टिकल्स, ठीक है, सूट्स, डस्ट, एरोसॉल्स, ये सारे क्या हैं? पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। दूसरी हम बात कर लेते हैं गैसियस पोल्यूटेंट्स। वो पोल्यूटेंट्स जो गैस की फॉर्म में हैं वो गैसियस पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, CO, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO और NOx कर दीजिए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये कोई भी हो सकते हैं, NO2 और NO3 कुछ भी हो सकता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड्स H2S, ठीक है। ये सारे सारे क्या हैं? गैसियस फॉर्म, H2S और SO2, ये सारी सारी गैसेस हैं और ये पोल्यूटेंट्स का काम करती हैं। सो दीज आर द गैसियस पोल्यूटेंट्स। पॉइंट क्लियर? चलिए अगला जो पॉइंट हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स। क्या बताया बेटा? हार्मफुल इफेक्ट्स, कि भाई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। ये डिपेंड करता है, जो हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का वो डिपेंड करता है किस पर? हार्मफुल इफेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना। ये बेटा हार्मफुल इफेक्ट है एयर पोल्यूशन का, वो किस पर डिपेंड करता है कि भाई एयर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। नंबर 1 क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। भाई पोल्यूटेंट है उसमें एयर में, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। और एक है कि भाई कितनी देर के लिए वो एयर में रहते हैं, तो हम बोलेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्मफुल इफेक्ट। ज़्यादा समय के लिए अगर पोल्यूटेंट एयर में रहेंगे तो ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। और एक होता है ऑर्गेनिज्म बीइंग एक्सपोज्ड, ऑर्गेनिज्म बीइंग एक्सपोज्ड। भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कितने समय के लिए उस पोल्यूटेंट से एक्सपोज्ड है, उससे कांटेक्ट में है। तो यहां हम बात कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें कि जो CO है, क्या बोला है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये अगर एयर में ज़्यादा है, वो जगह जहाँ ये है ज़्यादा, वहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को जो इसके कांटेक्ट में है क्या क्या हो सकता है? तो CO कोजिज, गिडीनेस, हेडेक, ठीक है, गिडीनेस, हेडेक, डिक्रीज्ड विजन और कार्डियोवास्कुलर मेलफंक्शनिंग, कार्डियोवास्कुलर मेलफंक्शनिंग, एनोक्सिया, ठीक है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होंगे जब CO का अमाउंट एयर में ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, अगला जो पॉइंट है हमारा, जैसे CO का कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन के आधार पर कुछ सिम्टम्स अपीयर हुए, ऐसे ही दूसरे पोल्यूटेंट को देखते हैं। वो है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इससे क्या होता है? नोजिया, आई और थ्रोट इरिटेशन, नोजिया, आई,
थ्रोट इरिटेशंस, ये यहाँ पर कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं और यू कैन से हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं H2S की वजह से, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। अब हम और देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होगा, SO2 से क्या होगा। SO2 से क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं यहाँ पर, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, ये कुछ यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकते हैं SO2 की वजह से। और प्लांट्स में क्या होता है, ध्यान रखना बेटा, इन प्लांट्स अगर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट्स में क्या होगा, सिंपल सा है कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, यील्ड भी घट जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस, यील्ड क्या हो जाएगी, रिड्यूस, और प्रीमैच्योर लीफ फॉल, टाइम से पहले ही लीफ प्लांट के गिरने लग जाएंगे। तो ये सब क्या हैं यहाँ पर साइड इफेक्ट्स और कहें हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे कंट्रोल मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। चलो इसको अब हम देखते हैं। चलिए बेटा, अब है हमारे पास कंट्रोल मेथड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे और हमारे सिलेबस में है, ये कम ध्यान रखना कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसको हम शॉर्टकट में ESP भी कहते हैं। कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, ESP। ये ही एक ऐसा डिवाइस है जो बाकी जितने भी हैं उनसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ये 99% मोर देन 99% इफेक्टिव है। क्या बताया है, ये मोर देन 99% इफेक्टिव है। ये क्या करता है, मोर देन 99% पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है, पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंट है। तो बेटा इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैसे है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस डिवाइस में ध्यान से देखो एक बार, ये एक डिवाइस है, इसमें यहां आइए, नेगेटिवली चार्ज वायर है यहां, ठीक है, और यहां नेगेटिवली चार्ज वायर है, और यहां कितनी जो है ना इलेक्ट्रॉन के लिए, यहां पर एक बार सुने, थोड़ा ढंग से सुने, ये इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन इलेक्ट्रोड्स के पास में कितनी इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई की जाती है, थाउजेंड्स में। ध्यान रखना बेटा, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट इज सप्लाइड टू द इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को थाउजेंड्स में इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई की जाती है। कितने, सेवरल थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट इज सप्लाइड टू दिस पॉइंट। तो जैसे ही सेवरल थाउजेंड वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई किया जाता है,
तो इस वायर के सराउंडिंग में कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज बन जाता है। क्या बन जाता है? कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज, और उसको हम बोल देंगे डिस्चार्ज कोरोना। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, यहां पर हमने इस डिवाइस की बात की, फिर से सुने कि यहां पर सेवरल थाउजेंड वोल्ट सप्लाई की इलेक्ट्रोड की के पास, जिसकी वजह से अपने चारों तरफ इसने नेगेटिव फील्ड सप्लाई कर दिया है और नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो गया है। अब देखिए, जैसे ही यहां से बहुत ही स्लो स्पीड से डर्टी एयर पास की जाती है। ठीक है। तो डर्टी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स हैं, या फिर कहें कि जो डर्टी एयर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे ही इस फील्ड में से मूव करेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, गेन्स नेगेटिव चार्ज फॉर सम सेकेंड्स। कुछ सेकंड के लिए नेगेटिव चार्ज ये डर्टी पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स रिसीव कर लेते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए। अब जैसे ही ये मूव करते हुए यहां आते हैं इन प्लेट्स के पास में, तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये चार्ज तो प्लेट को दे देंगे। चार्ज किसको दे दिया? प्लेट को। ठीक है। और वो चार्ज प्लेट से चलते हुए हम यहां पर कलेक्टिंग प्लेट को बाहर ग्राउंड कर देते हैं। मींस द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड अलोंग ए वायर, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज इस कलेक्टिंग प्लेट पर जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ है, वो सारा सारा कहां चला जाएगा? अब अर्थ में चला जाएगा। क्लियर बात? तो बेटा क्या हुआ, जो चार्ज डस्ट पार्टिकल्स आ रहे थे वो चार्ज तो कहां चला गया? ग्राउंड में। अब न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल्स बच गए। वो न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल्स यहां पर चिपकते रहेंगे, कलेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर चिपकते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो एयर इसमें से मूव करके जाएगी बाहर की तरफ, तो क्या हुआ कि उसमें जो चार्ज पार्टिकल था नीचे चला गया और डस्ट पार्टिकल्स थे सारे सारे इन प्लेट्स के ऊपर चिपक गए। तो इस प्रकार से जैसे ही धीरे धीरे ये प्लेट्स हैं इन डस्ट पार्टिकल्स से भरती हुई जाएंगी, तो फिर हम इनको रिमूव करके साफ करके दोबारा से इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये था अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। खास बात इसकी कुछ ध्यान रखने की ये है कि सर 99% मोर देन 99% एफिशिएंट है डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है। सेवरल थाउजेंड वोल्ट अप्लाई किया जाता है और वहाँ चारों तरफ क्या बनता है? कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्वेश्चन आता है कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या आता है, तो हम लोग ये बताएंगे कि सर जैसे ही इलेक्ट्रिक वोल्ट सप्लाई की जाती है तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ का जो फील्ड बनता है वो कोरोना ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है और उसको डिस्चार्ज कोरोना भी कहते हैं। ठीक। ओके। अब हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस की कुछ लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक है। तो इसकी एक ही लिमिटेशन है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका एक ही डिसएडवांटेज है और वो ये है कि वेरी स्मॉल। ठीक है। क्या कि वेरी स्मॉल जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको ये रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को ये रिमूव नहीं कर सकता। वेरी स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये था बेटा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये एक अपना डिवाइस जो कंट्रोल करता है एयर पोल्यूशन को। जर्नली आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ अपनी जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इनको यूज़ करते हैं जहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है। ठीक है। और होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। कोई पॉइंट अगर आप लोगों का मिसिंग है तो आप कंसर्न कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।